बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई, ये बहुत ही अहम तरीन लेक्चर है आपका। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये चैप्टर अगर आप रट्टे लगाना चाहते हैं तो भाई एकेडमी कॉलेज में सब जगह रट्टे चल रहे हैं, डेरिवेशंस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आप भी चले जाइए, डेरिवेशन सॉल्व कीजिए, वीडियो बंद कीजिए और मुतमईन हो जाइए कि हाँ हमारे बड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी को फोकस करके बैठे हुए फर्स्ट ईयर इंटर में और आप चाहते हैं कि एंट्री टेस्ट आपका ज़बरदस्त हो, तो फिर चीज़ों को समझें और मेरे साथ रहें। हर वीडियो को देखें और लेक्चर को नोट करें। चलें शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब आसान सा यहाँ पर यह है कि एटम का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर वर्ड अगर आपसे बोला जाए किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, तो आपके जहन में क्या बात आती है? आपके जहन में बिल्डिंग आती है और उसके अंदर रूम्स आते हैं। टू द पॉइंट और आसान सी बात। आपके जहन में बिल्डिंग की शेप भी आती है कि बिल्डिंग की शेप कैसी है। बिल्डिंग जो है वो रेक्टेंगुलर है, हेक्सागोनल है, स्क्वायर्ड इन शेप है। ये इसके अलावा रूम्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब आसान सी बात ये है कि रूम मिले हैं तो बिल्डिंग बनी है ना। तो ये बिल्डिंग कब बनी है? जब ये रूम मिले हैं आपस में। कुछ रूम्स को आपने बाथरूम का नाम दिया, कुछ को लिविंग रूम को, किसी को बेडरूम का नाम दिया, किसी को बाथरूम का नाम दिया, वॉशरूम का नाम दिया, लेकिन हैं तो सारे रूम ही। ये बात तय है। तो बताने का मकसद ये है कि जब तक आपको इस बिल्डिंग के अंदर रूम्स का नहीं पता लगेगा कि कितने हैं, रूम्स कितने हैं, उनकी शक्ल कैसी है, उन रूम्स का साइज़ कैसा है, आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते पूरे तरीके से कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। बात समझ आ रही है आपको? तो साबित हुआ कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हमें बताना है तो हमें ये लाजमी पहले बताना पड़ेगा, इसमें हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि बिल्डिंग बनी किससे है। रूम्स से बनी है। पहली बात, रूम से बनी है तो रूम्स कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या साइज़ है, उनके क्या क्या नाम है। जब ये तफसीलात आप बता देंगे तो आपने इस सवाल का जवाब दे दिया कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या आपसे पूछा गया था, आपने इसका जवाब दे दिया, बात तमाम हो गई। अब ज़रा बात को समझिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है एटम का स्ट्रक्चर। अब इस मिसाल को नहीं भूलना है आपने, बिल्डिंग और रूम। अब बिल्डिंग को मैं एक एटम कह लूँ, कंपेयर करूँ तो, और रूम्स जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। रूम क्या है, ये यहाँ लिख रहा हूँ एरो बना के। रूम्स क्या हैं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो आपको पता भी है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो सारे पार्टिकल्स जो एटम से छोटे हैं और एटम को बनाने वाले हैं। ये 100 से ज़्यादा तादाद है इनकी अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो ये मिलते हैं तब जाके एटम बनता है। तो यहाँ पर आपने बिल्डिंग और एटम को देखा। तो अब मुझे आप ये बात बताइए कि अगर आपसे बोला जा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर बताइए, तो डेफिनेटली आपको फिर एटम के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनका बताना पड़ेगा। जैसे इस बिल्डिंग के अंदर इन रूम्स की अहमियत है, ऐसे ही बिल्कुल एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अहमियत है। कौन कौन से हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? बहुत सारे हैं, लेकिन 3 तो बड़े ही कॉमन हैं, आपने सुन रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हैं। उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मज़ीद पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। प्रोटॉन आगे क्वार्क्स से मिलके बने हैं और न्यूट्रॉन भी आगे क्वार्क्स से मिलके बने हैं। इनमें ग्लियॉन्स भी हैं। ये एक बड़ी लंबी डिटेल है, लेकिन 3 तो आपको पता ही है कि भाई ये 3 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जब तक आपको नहीं पता लगेगा, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जब आपसे कोई पूछेगा भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर बताइए, ज़रा एटम का स्ट्रक्चर बताइए, डेफिनेटली आप नहीं बता सकते। और इसके लिए पहले ये पता होना ज़रूरी है दुनिया को कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं।
और यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम से जो छोटे होते हैं यही एटम को बनाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये बात मैंने क्यों कही? ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि एटम का जो तस्वुर दिया गया था वो था इनडिविजिबल, ये मज़ीद छोटे पार्टिकल से मिलके नहीं बना है। इसको हम अनब्रेकेबल भी कहते हैं कि एटम को मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। आपने लेक्चर में भी सुना होगा, ए का मतलब नॉट और टॉम का मतलब ब्रेकेबल, ये आपने क्लास में टीचर से सुन लिया होगा। तो ये सोचिए ज़रा कि अगर एटम जो है इसका तस्वुर ये कायम है कि ये मज़ीद इनडिविजिबल नहीं है, अनब्रेकेबल नहीं है, मतलब ये मज़ीद छोटे पार्टिकल्स से मिलके नहीं बना। हज़ारों सालों से ये कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है, लेकिन फिर अचानक आपको पता लगता है कि एटम से भी छोटा पार्टिकल कोई है, तो क्या होता है? वो हज़ारों सालों से जो कॉन्सेप्ट एक चला आ रहा है कि एटम से छोटा कोई पार्टिकल है ही नहीं, वो बदल जाता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक इनकलाब आ जाता है। और ये इनकलाब कब आया था? ये आया था 1897 में, जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और जे थॉमसन ने 1897 में ये बात बताई थी कि भाई ये पार्टिकल है, ये कैथोड रेज असल में क्या हैं, ये पार्टिकल्स की रेज है, बीम ऑफ पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल जो हैं इनका नाम इलेक्ट्रॉन तजवीज़ किया गया था। और उसने बात बताई थी कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम से छोटे हैं और ये एटम को बनाने वाले हैं। ज़रा बात को समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट पुराना हज़ारों सालों से चलता आ रहा है कि एटम जो है इनडिविजिबल है, अनब्रेकेबल है, ये मज़ीद छोटे पार्टिकल से नहीं मिलके बना। अचानक ही 1897 में जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके बताते हैं कि भाई एटम भी मज़ीद छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और उसका नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो ये इनकलाब आने वाली बात है या नहीं है? सोचने की बात है ना, इनकलाब लाने वाली बात है ये। तो फिर साइंटिस्ट बरादरी जो है उन्होंने आगे मज़ीद काम किया। 1897 से आगे मामला चला और कहाँ तक गया ये? 1897 से फिर 1911 में एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। किसने किया था ये? लॉर्ड रदरफोर्ड ने। उसने बताया कि भाई एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बल्कि न्यूक्लियस भी है। क्या है? न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस की उसने बात की, एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उसने ये बात बता दी। बात समझ आ रही है आपको? तो ये कर क्या रहे हैं? आप दोबारा रिव्यू कीजिए। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो जब तक आपको ये बात पता ही नहीं चलेगी कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, कितने किस्मों के हैं, क्या नाम है उनका, क्या खुसूसियात हैं उनकी, क्या क्वालिटीज़ हैं उनकी, तब तक आप एटम के स्ट्रक्चर को नहीं बता सकते। बिल्कुल इसी तरह जब तक आपको बिल्डिंग के अंदर मौजूद रूम्स के साइज़ का नहीं पता, उनकी लोकेशन का नहीं पता, उनमें कलर कैसे हुआ है रूम्स में, ये नहीं पता आपको, कौन सा रूम किस काम में लिया जा रहा है, जब तक ये डिटेल्स आपको रूम की नहीं पता, आप जो है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के स्ट्रक्चर की बात करनी है तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात पहले की जाएगी। इसीलिए आप अपनी बुक खोल लीजिए तो आपको यहाँ पर बाकायदा नज़र आ जाएगा, पेज नंबर 23 से देखें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनकी डिस्कवरी के हवाले से भी बात की गई है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला लॉर्ड रदरफोर्ड था। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। ये नोट्स में डाल लीजिए, सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बेहद कीमती हैं। अब क्या हुआ? 1897 हो गया, नोट कर लिया ना। 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। किसने की? जे थॉमसन ने 1911 में किसने डिस्कवरी की? ये किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। आगे इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है किसने? लॉर्ड रदरफोर्ड ने किस चीज़ को डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। आपकी बुक के अंदर गोल्डस्टेन का नाम लिखा हुआ है प्रोटॉन की डिस्कवरी के अंदर, ये आप ज़रा देखें। गोल्डस्टेन
गोल्ड स्टेन का नाम लिखा हुआ है कि प्रोटॉन को इसने डिस्कवर किया था। बेसिकली ये बात नहीं है, प्रोटॉन को डिस्कवर इसने नहीं किया था, और इसने अगर प्रोटॉन की डिस्कवरी की भी थी तो इसको पता नहीं था मैंने क्या डिस्कवर किया है। ये जो है गोल्ड स्टेन इन प्रोटॉन्स को एक नाम दे रहा था, इसको नहीं पता था कि ये प्रोटॉन है। याद रहे ये बात, 1886 में, 1886 का टाइम पीरियड था जब गोल्ड स्टेन ने ये बात की थी। क्या हो रहा था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, इत्मीनान रखें आप, वरना तो बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे अभी 1886 टाइम पीरियड याद रखें, और 1897 यानी कि पहले जे थॉमसन से भी पहले जो है वो गोल्ड स्टेन जो है, अच्छा जे थॉमसन भी इसी के ऊपर काम कर रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स पे, ठीक है। तो बहरहाल डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के हवाले से ये बात बता दूं आपको, गोल्ड स्टेन का बहुत काम है। गोल्ड स्टेन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रेज डिस्कवर हुई थी उनको कैथोड रेज का नाम भी देने वाला यही शख्स था, कैथोड रेज। और इन्हीं कैथोड रेज को बाद में जे थॉमसन ने बताया कि भाई ये कैथोड रेज जो हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन इन रेज को नाम देने वाला कौन था? वो गोल्ड स्टेन ही था। ये डिस्चार्ज ट्यूब पे तजुर्बात कर रहा था। दूसरा काम गोल्ड स्टेन ने एक और भी किया था कि उसने कैथोड को इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, इस तरह के दो। ये डिस्चार्ज ट्यूब है तो यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। ये पूरी तफसीलात वैसे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें दो जो है वो ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। एक एनोड है, दूसरा कैथोड है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना पहले ही बता रहा हूँ। कैथोड नेगेटिव है और एनोड जो है वो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक करंट, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या बात नोट की जाती है कि ये जो कैथोड है जो कि नेगेटिव है और ये एनोड है पॉजिटिव है, इससे यहाँ पे कुछ रेज जो हैं जा रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। ये रेज जो हैं, इन रेज को नाम किसने दिया? जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, इसको नाम दिया था गोल्ड स्टेन ने कैथोड रेज को। और इन्हीं कैथोड रेज को बाद में 1897 में जे थॉमसन ने बताया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसी टाइम पीरियड में, गोल्ड स्टेन के टाइम पीरियड में आए तो फिर इसने एक तजुर्बा और भी किया। इसने क्या किया, ये जो कैथोड है ना इसको परफोरेटेड बना दिया, इसमें छोटे छोटे होल कर दिए, ये छोटे छोटे होल कर दिए इसने यहाँ। तो फिर इसने एक चीज़ और नोट की, इसने देखा कि ये जो कैथोड है इसकी बैक साइड जो है यहाँ पे ये ग्लो कर रही है। क्या कर रही है? ये ग्लो कर रही है। तो यहाँ अगर कैथोड जो कि परफोरेटेड है, इसमें होल्स हैं, ठीक है, और इसकी बैक साइड ग्लो कर रही है, तो एग्जैक्टली उसने ये बात सोची कि कोई चीज़ है जो कि एनोड से निकल के जा रही है कैथोड की तरफ, और कैथोड में से गुजर के ये शीशे की बनी हुई होती है डिस्चार्ज ट्यूब, इसकी बैक साइड को ग्लो कर रही है। कोई चीज़ है ऐसी। मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए तो उसने बता दिया कि भाई एक रेज जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं, और इन रेज को जो है उसने क्या नाम दिया? कैनाल रेज या फिर एनोड रेज भी इनको कहा जाता है। और ये रेज कौन सी थी? ये पॉजिटिव रेज थी। इनकी नेचर क्या थी? ये पॉजिटिव रेज थी। बात समझ आ गई बात? तो डिस्चार्ज ट्यूब से दोनों रेज जो हैं वो सामने आ गई हैं आपके, ठीक है। कैथोड रेज जो कि नेगेटिव थी और कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, और कैनाल रेज या एनोड रेज जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी जो कि पॉजिटिव थी। क्लियर हो गई ये बात? अब ये रेज जो जा रही थी इसको नाम भी किसने दिया था? गोल्ड स्टेन ने ही दिया था। तो कैथोड रेज को नाम भी गोल्ड स्टेन ने दिया और एनोड रेज को नाम भी गोल्ड स्टेन ने ही दिया। तो वो इनको रेज कह रहा था।
देखें, गोल्डस्टेन ने जब कैथोड रेज की बात की तो गोल्डस्टेन ने ये नहीं कहा कि भाई ये कैथोड रेज जो है क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। साइंस की दुनिया में ऐसे मामलात नहीं चलते कि आप अपने अंदाजे से कोई भी बात कर दें, आपको साबित भी करना होता है। ठीक है, गोल्डस्टेन को तो खैर ये बात पता ही नहीं थी कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने इनको रेज का नाम दिया था कि भाई ये रेज हैं, नेगेटिव रेज। इसी तरह गोल्डस्टेन को ये बात भी नहीं पता थी कि ये एनोड या कैनाल रेज जो पॉजिटिव एनोड से नेगेटिव कैथोड की तरफ जा रही हैं, इन होल्स में से गुजर रही हैं, ये जो हैं असल में क्या है, ये प्रोटॉन्स हैं। ये बात उसको नहीं पता थी, ये बात उसको नहीं पता थी गोल्डस्टेन को। लेकिन आपकी बुक के अंदर बदकिस्मती से आपकी बुक के अंदर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर गोल्डस्टेन का नाम लिखा हुआ है कि उसने जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी की। हालांकि उसने प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं की, उसने कैनाल रेज या एनोड रेज की डिस्कवरी की थी। एक ही नाम है, या कैनाल रेज के लिए या एनोड रेज के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि असल में वो जो कैनाल रेज या एनोड रेज थी वो प्रोटॉन ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं वही तो बात बता रहा हूँ आपको कि आप इत्तेफाकिया कोई काम कर लेते हैं और उसको जस्टिफाई नहीं करते साइंस की दुनिया में, उसको प्रूफ नहीं करते, तो आपकी बात की कोई अहमियत नहीं है, आप कुछ नहीं है। भले आपसे इत्तेफाकिया डिस्कवरी हो गई हो, जो क्लेम करता है और साबित करता है उसका नाम आगे आता है। लॉर्ड रदरफोर्ड ने, अब सुन लीजिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी असल में की किसने थी? वो कौन सा शख्स था जिसने ये बताया था कि भाई ये जो कैनाल रेज है या ये एनोड रेज जो है ना, ये बेसिकली प्रोटॉन्स हैं। ये बात किसने बताई थी? ये लॉर्ड रदरफोर्ड ने बताई थी। वही लॉर्ड रदरफोर्ड जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एटम के अंदर। अब जरा टेक्निकल नुक्ता और समझ लीजिएगा यहाँ पर। लॉर्ड रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था ना, उस जमाने में एटम के स्ट्रक्चर को लेके सिर्फ इतनी ही मालूमात थी कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एटम के अंदर जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने बताई थी ये। आगे दूसरी चीज़ न्यूक्लियस को बताने वाला ये लॉर्ड रदरफोर्ड था। तीसरी चीज़ को साबित करने वाला भी लॉर्ड रदरफोर्ड ही है, और वो क्या है? वो प्रोटॉन है। 1920 में जाके इसने इसको नाम दिया था। इन्हीं एनोड रेस को लॉर्ड रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था 1920 में जाके? कि ये एनोड रेस असल में क्या है? 1920 में इसने बताया कि ये एनोड रेस क्या है? ये एनोड रेस या कैनाल रेस ये प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन्स है। लेकिन एक मिनट ज़रा एक बात मेरी जहन में रखिएगा, अगर कोई आपसे बहस करता है, ठीक है, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी आपको। एक बात क्लियर रखिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस होती है, जो गोल्डस्टेन ने यूज़ की थी 1886 में, वो गैस उसने यूज़ की थी हाइड्रोजन गैस। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस भी होती है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो है गोल्डस्टेन ने यूज़ की थी, तो उसकी वजह से ये हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयंस बने थे, ठीक है। तो लॉर्ड रदरफोर्ड ने ये बात बताई 1920 में। अब देखें, एक साइंटिस्ट ने जो काम किया ना, दूसरा साइंटिस्ट आगे जाके उसको क्लियर कर रहा है, सारी बात बता रहा है। 1886 में गोल्डस्टेन ने जब कैनाल रेस या एनोड रेस को, पॉजिटिव रेस को डिस्कवर किया, गोल्डस्टेन उसके बारे में कोई तफसीलात नहीं बता सका। बस इतना ही कहा कि भाई ये जो है वो पॉजिटिव रेज हैं, ये कैनाल रेज इनका नाम उसने रख दिया, या एनोड रेज उसने नाम रख दिया। 1886 से आगे आ जाएं आप, 1887, 1890, 1900 आया, और 1917 में ये साल नोट कर लीजिएगा, 1917 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने इन्हीं एनोड रेज और कैनाल रेज पर काम करना शुरू किया, और 3 साल लगे इसको। 1917 से 1920 में 3 साल इसको तजुर्बात करते हुए गुजरे उन एनोड और कैनाल रेस के ऊपर। फिर इसने ये बात
साबित की। किसने? लॉर्ड रदरफोर्ड ने। कि गोल्डस्टेन ने जो एनोड रेज और कैनाल रेज की बात गोल्डस्टेन जो कर रहे थे वो असल में प्रोटॉन्स थे। वो क्या थे? वो प्रोटॉन्स थे। और ये बात भी बताई कि प्रोटॉन जो है वो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जे थॉमसन 1897, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल लॉर्ड रदरफोर्ड 1920। गोल्डस्टेन नहीं, आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब क्या है कि इस चीज़ की तरफ मैं आ रहा था, ज़रा इसको भी समझ लीजिएगा। आखिरी बार डिस्चार्ज ट्यूब से रिलेटेड। ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो गोल्डस्टेन ने जो गैस इस्तेमाल की थी ना, वो हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की थी। उससे हाइड्रोजन आइंस बने थे। अब ये हाइड्रोजन आइंस असल में क्या होता है? ये प्रोटॉन ही तो होता है। एक हाइड्रोजन आयन असल में एक प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी तो गोल्डस्टेन ने की थी, लेकिन उसने उसको कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, उसने इनको सिर्फ जो है गोल्डस्टेन ने यही बोला कि ये जो है वो पॉजिटिव रेज हैं, एनोड रेज हैं या कैनाल रेज हैं। हाइड्रोजन आयंस जो हैं वहाँ पर बन रहे थे। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये एनोड रेज या कैनाल रेज कौन सी हैं, तो ये पॉजिटिव रेज हैं। कौन सी वाली पॉजिटिव रेज? जो कि गोल्डस्टेन ने डिस्कवर की थी। ठीक है, और किस गैस की मदद से की थी? हाइड्रोजन गैस की मदद से की थी। और किस शक्ल में डिस्कवर की थी? हाइड्रोजन आइंस की शक्ल में। तो ये कैनाल रेज या एनोड रेज जो है स्ट्रीम है पूरी की पूरी। ठीक है, ये जो बीम्स निकल रही थी ये पॉजिटिव आइंस की शक्ल थी। पॉजिटिव आइंस, इनको पॉजिटिव आइंस भी कहते हैं। तो कैनाल रेज या एनोड रेज क्या है? पॉजिटिव आइंस का मजमुआ है। अब ज़रा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन को भी देख लीजिए कि ये कैसे एक जैसा है। आप एक हाइड्रोजन का एटम ले लें और एक हाइड्रोजन का आयन ले लें। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन आयन क्या है? ये H+1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन के पास एक प्रोटॉन अब ज़्यादा है। ये +1 का मतलब यही है कि इस हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन अब ज़्यादा है। ठीक है, कब ज़्यादा हुआ एक प्रोटॉन? इसलिए एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया इस हाइड्रोजन के पास क्योंकि इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। न्यूट्रॉन जो है वो आपको पता है कोई भी नहीं होता। प्रोटियम, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है प्रोटियम, उसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता हाइड्रोजन के पास। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। हाइड्रोजन आयन की तरफ चलें तो ये कब बना? जब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। कब हो गया? जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक प्रोटॉन ज़्यादा जब हुआ जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, कोई दूसरा प्रोटॉन नहीं आया हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास कोई दूसरा प्रोटॉन नहीं आया। जो मौजूद है उसी ने अपनी सुपरमेसी या डोमिनेंसी शो की है +1 लगा के। क्योंकि अब सिर्फ बचा क्या है यहाँ पर? देखें, इलेक्ट्रॉन तो चला गया, प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन कोई था ही नहीं पहले ही। ठीक है ना? तो अब ज़रा गौर करें तो हाइड्रोजन आयन में पीछे बचता क्या है? हाइड्रोजन आयन में पीछे जो है वो बचता है सिर्फ एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो प्रोटॉन ही होते हैं। हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं? वो सिर्फ सिंगल प्रोटॉन होते हैं। और जो गोल्डस्टेन बात कर रहा था कैनाल रेज और एनोड रेज के हवाले से कि ये जो है वो रेज हैं जो कि पॉजिटिव आयंस से मिलके बनी हैं। तो पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन के उसके पास थे और वो बेसिकली प्रोटॉन थे। इस पर्सपेक्टिव में गोल्डस्टेन का नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं आपको आगे बता दूं कि एनोड रेज या कैनाल रेज जो है वो पॉजिटिव आयंस पे मुश्तमिल रेज हैं। लेकिन ये पॉजिटिव आयंस जो हैं हर दफ़ा आपको हाइड्रोजन आयन नहीं मिलते। ये तो डिपेंड करता है कि आप गैस कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम सपोज करें हाइड्रोजन आयन की जगह पर, अगर हाइड्रोजन गैस की जगह पर आपने ऑक्सीजन गैस यूज़ की होती, क्लोरीन गैस यूज़ की होती, तो क्या होता? क्या अब भी आपको हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन ही मिलते? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। पॉजिटिव आयन तो मिलते, कोई शक नहीं है इसके अंदर, पॉजिटिव आयन तो मिलते,
हर पॉजिटिव आयन जो है प्रोटॉन थोड़ी ना होता भाई, हर पॉजिटिव आयन प्रोटॉन थोड़ी ना होता। ये सोडियम आयन है, क्या ये प्रोटॉन है क्या? नहीं। इस सोडियम आयन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 10 हैं। प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 11 हैं। तो ये पॉजिटिव आयन जो है ये इस हाइड्रोजन आयन की तरह का एक सिंगल प्रोटॉन नहीं है, बल्कि यहाँ पर सोडियम आयन जो है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन अभी भी 10 हैं और प्रोटॉन इसके पास 11 हैं। क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम वैरायटी ऑफ गैसेस इस्तेमाल करते हैं, तो हर दफ़ा जो हमें पॉजिटिव आयन्स मिलते हैं वो हाइड्रोजन आयन नहीं मिलते, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का मिलना, प्रोटॉन का मिलना बात समझ में आती है। बहरहाल और आगे चलते हैं अभी। तो यहाँ पर ये इस तरह से लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1917 में और 1917 से 1920 तक उसने एक्सपेरिमेंट्स किए एनोड रेस के ऊपर, कैनाल रेस के ऊपर, पॉजिटिव रेस के ऊपर, और उसने ये सारी डिटेल्स बताई कि भाई वो जो एनोड रेस और कैनाल रेस थी वो पॉजिटिव आयंस से मिलके बनी थी। और गोल्डस्टेन ने क्योंकि हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की थी और हाइड्रोजन आयन मिले थे उसको, यानी कि प्रोटॉन्स मिले थे उसको, तो इस हवाले से उसने प्रोटॉन को ही डिस्कवर किया था गोल्डस्टेन ने। लेकिन वही साइंस की दुनिया की बात कि आप डिस्कवरी कर लें और आपको पता ही ना हो, कोई दूसरा डिस्कवर कर ले उसको पता हो और वो क्लेम भी कर रहा हो, प्रूफ भी कर रहा हो, तो क्रेडिट किसको जाता है? जो बाकायदा बता भी रहा हो, प्रूफ भी कर रहा हो सारी चीज़ें। और ये सारे काम किसने किए थे? लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1917 से 1920 के दौरान। और 1920 में उसने ये बात बताई कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये असल में क्या हैं? ये प्रोटॉन्स हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो दूसरी डिस्कवरी प्रोटॉन की किसने की? गोल्डस्टेन ने नहीं की। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉर्ड रदरफोर्ड ने की। और आप विकीपीडिया उठा के चेक कर लें, गूगल कर लें आप, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया, आपको लॉर्ड रदरफोर्ड का नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात भी हो गई। ये साथ साथ नोट करते हैं। एनोड रेस, एनोड या कैनाल रेस क्या है? ये प्रोटॉन। किसने डिस्कवर किया था इनको? लॉर्ड रदरफोर्ड ने। लॉर्ड रदरफोर्ड ने इनको डिस्कवर किया। अब आगे चलते हैं। ठीक 12 साल बाद, ठीक 12 साल बाद 1932 में जेम्स चैडविक इन्होंने किस चीज़ को डिस्कवर किया था? इन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। इस तरह बुनियादी तौर पर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास डिस्कवर हुआ। 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, 1911 में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, 1920 में प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। आपको पेपर्स में अगर लिखना हो ना तो आप भले गोल्डस्टेन का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, जो लिखा हुआ है, ठीक है, वही लिखिएगा पेपर में, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन आपको असली बात का पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी हो गई, ये सारी डिस्कवरी हो गई। जैसे कि मैंने कहा था, अगर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग जो है वो कितने रूम्स से मिलके बनी है। समझ में आ रही है बात आपको? उनके साइजेस क्या हैं, वो रूम असल में हैं कैसे, तभी आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि कोई आपसे पूछे भाई इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर की बात अगर आप करते हैं तो आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आपको एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तफसीलात ना पता हो। ठीक है, इसीलिए आपकी बुक के अंदर ये देखें, यहाँ से पेज नंबर 23 से पेज नंबर 24, पेज नंबर 25 पे इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी आ रही है। ये तो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ये नील बोर वाला जो है, इसने जो काम किया ये किस बुनियाद पे किया, इसको तो मैं अगली वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद डेरिवेशन शुरू हो रही हैं। आपको डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर जो है हमारे पास एक एटम का रेडियस फाइंड आउट करना हो
तो उसका फॉर्मूला डिराइव किया गया है। एटम के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है उसको, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, ये 4 चीज़ों की डेरिवेशन है जो कि अगली वीडियोस के अंदर हम बिलतरतीब जो है वो देखते ही रहेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, तो चार्ज की डिस्कवरी भी यहाँ पर तफसीलात हैं इसके अंदर, और मैं आपको तो चार्ज के ऊपर भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में ही बात करेंगे। इससे आगे और मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स और डिस्कवर होते गए। अब क्या है, ये 1932 में कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं एटम के अंदर ही। ठीक है भाई, एटम को नाम देने वाला कौन शख्स था? डेमोक्रिटस था। किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये बात बोली थी, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि उसने ये बात कैसे कही कि सारी चीज़ें छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स या एटम्स से मिलके बनी है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये वीडियो बेहद अहम है आपके लिए। अगली वीडियो जो है इसमें इंशाल्लाह हम डेरिवेशंस करेंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।